नमस्कार दोस्तों। इंडिया 4 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी बन चुका है और अब 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का गोल लेकर चल रहा है और साथ में 10 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी टारगेट का भी डिस्कशन हो रहा है। तो भारत के इन गोल्स को अचीव करने में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है और वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर को इकोनॉमी का बैकबोन कहा जाता है। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो सीधा इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को इफेक्ट करता है, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ये वही प्रोजेक्ट है जिन्हें कंप्लीट होने में डेकेड लगते थे, लेकिन आज गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर ह्यूज पुश दे रहे हैं। इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में, इनका स्कोप क्या है, कितना खर्चा आ रहा है, कहां तक काम हुआ है और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे ये इंफ्रा प्रोजेक्ट हमारी लाइफ और इंडिया की इकोनॉमी को बदल देंगे। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भारत 142 करोड़ आबादी वाला देश है। आने वाले कुछ सालों में भारत की आबादी बढ़ के 150 करोड़ हो जाएगी, जिसके चलते भारत की अर्बन सिटीज पे बोझ बढ़ता जाएगा। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक 2050 तक भारत में अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। तो उसे टैकल करने के लिए भारत में अब स्मार्ट सिटीज पे काम बहुत तेजी से शुरू हो गया है। इसके अलावा अगर भारत को 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनना है तो उसके लिए भी भारत को बहुत सारी स्मार्ट सिटीज बनानी होंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि स्मार्ट सिटी होती क्या है। तो देखो, स्मार्ट सिटी वो होती है जहां पर 24/7 पानी हो, बिजली हो, इंटरनेट हो, अच्छे हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, रोड हो, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, अच्छा ट्रैफिक सिस्टम हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंडस्ट्रीज हो, सिक्योरिटी हो, गुड इन्वायरमेंट हो। एक सिटी जो खुद की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो। और कुछ सालों में आपको ऐसी स्मार्ट सिटी भारत में भी देखने को मिलेगी, जैसे कि गिफ्ट सिटी, जिसे ग्लोबल फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल हब के रूप में डेवलप किया जा रहा है। गिफ्ट सिटी में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, जो गिफ्ट सिटी को भारत की सबसे एडवांस और हाईटेक स्मार्ट सिटी बनाएगा। गिफ्ट सिटी को 359 हेक्टेयर में बनाया जा रहा है। गिफ्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट भी आना शुरू हो गई है। गिफ्ट सिटी के अलावा अमरावती स्मार्ट सिटी पे भी काम हो रहा है। अमरावती एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है जिसका एरिया 217 स्क्वायर किलोमीटर है। अमरावती को 9 अलग डिस्ट्रिक्ट में डेवलप किया जा रहा है, जैसे कि स्पोर्ट्स, आईटी, हेल्थ, एजुकेशन। अमरावती सिटी में 51% एरिया ग्रीनरी और 10% एरिया वाटर एरिया होगा। 2015 से 2019 तक इस स्मार्ट सिटी को तेजी से बनाया जा रहा था, पर 2019 में जब आंध्र प्रदेश में चुनाव हुआ और उसमें चंद्रबाबू नायडू इलेक्शन हार गए और जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश में इलेक्शन जीती, तो उन्होंने अमरावती स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को बीच में रोक दिया और 5 साल तक इस सिटी में कोई काम नहीं हुआ। पर 2024 में चंद्रबाबू नायडू वापस से पावर में आ गए हैं और उन्होंने अमरावती में काम वापस से शुरू कर दिया है। अमरावती के अलावा ढोलेरा स्मार्ट सिटी पे भी काम हो रहा है। ढोलेरा स्मार्ट सिटी इंडस्ट्रियल के साथ साथ कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल सिटी भी होने वाली है। ढोलेरा स्मार्ट सिटी का टोटल एरिया 920 स्क्वायर किलोमीटर है और इसका डेवलपमेंट एरिया 560 स्क्वायर किलोमीटर है। ढोलेरा अहमदाबाद से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और इन दोनों के बीच कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है। इसके अलावा ढोलेरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है। ढोलेरा में इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर प्लांट भी लगाया जाएगा। ढोलेरा में वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पे भी बहुत काम हो रहा है, जिससे वहां का एनवायरनमेंट खराब ना हो। ढोलेरा में ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। ढोलेरा में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री को टाटा बना रहा है। इसके अलावा रेन्यू पावर और टोरेंट पावर ने भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। इसके अलावा कई सारी इंडियन और ग्लोबल कंपनीज भी ढोलेरा में इन्वेस्ट कर रही हैं। तो आने वाले समय में ढोलेरा में जैसे जैसे कंपनीज आएंगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, वैसे वैसे ढोलेरा में रियल एस्टेट की प्राइस भी बढ़ने लगेगी। और ये आपको हिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा, जैसे कि मुंबई, बेंगलोर और ढोलेरा में भी रियल एस्टेट प्राइस बढ़ती जा रही है। तो अगर आपको ढोलेरा से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नेस्टोरिया ग्रुप से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज के समय भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। चाइना से भी बड़ा रोड नेटवर्क इंडिया में है। पर अगर हम क्वालिटी ऑफ रोड यानी कि हाईवे और एक्सप्रेसवे की बात करें तो भारत इसमें बहुत पीछे है। तो भारत की इसी कमी को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना की शुरुआत करी थी। भारतमाला प्रोजेक्ट भारत सरकार के रोड एंड नेशनल हाईवे डेवलपमेंट का एक मेगा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 31 जुलाई 2015 को हुई थी और अक्टूबर 2017 को इस प्रोजेक्ट के फेज 1 को सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल मिला और नेशनल हाईवे की कंस्ट्रक्शन शुरू की गई। भारतमाला प्रोजेक्ट के फेज 1 में डिसाइड किया गया कि देश भर में 34,800 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनाया जाएगा, जिसमें 9,000 किलोमीटर का इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा
6000 किलोमीटर का इंटर कॉरिडोर और फीडर रूट्स बनाए जाएंगे। 5000 किलोमीटर का नेशनल कॉरिडोर बनाया जाएगा। 2000 किलोमीटर की बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड बनाई जाएगी। 2000 किलोमीटर की कोस्टल रोड और पोर्ट रोड बनाई जाएगी। 800 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा और एनएचडीपी के अंडर 10,000 किलोमीटर के ऑन गोइंग प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। एनएचडीपी की नींव 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखी थी, जिसके अंतर्गत देश भर में 48,793 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाना था, जिसमें से 10,574 किलोमीटर का नेशनल हाईवे का काम अंडर कंस्ट्रक्शन मोड में था। तो साल 2015 में भारतमाला प्रोजेक्ट में एनएचडीपी के पेंडिंग हाईवे कंस्ट्रक्शन को भी इंक्लूड कर दिया गया था। भारतमाला फेज 1 की कॉस्ट 5,35,000 करोड़ रुपए एस्टिमेट की गई थी और फेज 1 को कंप्लीट करने का टारगेट 2022 रखा गया था और अब 2025 चल रहा है और अब तक भारतमाला के अंडर 26,425 किलोमीटर हाईवे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट अवार्ड किए जा चुके हैं, जिसमें से 19,826 किलोमीटर हाईवे बन चुका है। और ये इंफॉर्मेशन भारत के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने मार्च 2025 में दी है। इसके अलावा भारतमाला के अंडर ग्रीन फील्ड कॉरिडोर को भी बनाया जा रहा है, तो इसमें अब तक 6,669 किलोमीटर का प्रोजेक्ट अवार्ड किया जा चुका है और 4,610 किलोमीटर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है। भारतमाला के अंडर हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए स्मार्ट टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जा रहा है। भारत सरकार ने भारतमाला प्रोजेक्ट के अंडर 8,53,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो जो भारतमाला प्रोजेक्ट का फेज 1 2022 में कंप्लीट होना था, वो अब तक 57% कंप्लीट हुआ है और फेज 1 पूरा 2027-28 तक कंप्लीट होगा। साथ में कॉस्ट 5,35,000 करोड़ रुपए एस्टिमेट की गई थी, जो अब बढ़ के 8,53,000 करोड़ रुपए पहुंच गई है। और रेटिंग एजेंसी ICRA ने बताया है कि फेज 1 की टोटल कॉस्ट 10,64,000 करोड़ रुपए पहुंच जाएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे, एक तो प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ है और प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी डबल हो गई है। भारत सरकार टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट कर रही है। एक चीज आप लोग जान लो कि हमारे देश में इतनी सारी हर्डल्स हैं जिसके चलते प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट ही नहीं हो पाते हैं, जैसे कि एनवायरमेंट कंसर्न। भारत में इंफ्रा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना पड़ता है, जिसमें बहुत टाइम लगता है। इसके अलावा जब प्रोजेक्ट शुरू होता है तो NGO वाले आ जाते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने से एनवायरमेंट को नुकसान होगा। इसके अलावा डिले का सबसे बड़ा कारण है पॉलिटिक्स। जैसे ही किसी राज्य में सरकार बदलती है, प्रोजेक्ट को बीच में ही रोक दिया जाता है। ये चीज चाइना में नहीं होती है। चाइना को जिस जगह पे जो चीज बनानी रहती है वो चाइना बनाता है। इसके अलावा भारतमाला के डिले होने के पीछे पेंडेमिक भी एक कारण है। पेंडेमिक के चलते भारत में कई सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट 2-3 सालों के लिए डिले हो गए हैं। अब बात करते हैं कॉस्ट की, तो कॉस्ट बढ़ने का पहला कारण है इन्फ्लेशन। पेंडेमिक के बाद से हमारे देश में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ी है, जिसका इम्पैक्ट इंफ्रा प्रोजेक्ट में भी देखने को मिला है। इसके अलावा हमारे देश में जैसे ही लोगों को पता चलता है कि इस जगह पे हाईवे बनेगा, लोग उस जगह पे जमीन खरीदने लगते हैं और फिर हाई कॉस्ट में गवर्नमेंट को सेल करते हैं, जिसके चलते प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। कंस्ट्रक्शन से ज्यादा भारत सरकार को जमीन खरीदने में ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, जिसके चलते प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ने लगती है और प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ने से भारत में हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड भी अब स्लो हो गई है। भारत सरकार पिछले 2 सालों से कम हाईवे के प्रोजेक्ट अवार्ड कर रही है। भारत सरकार पहले मल्टीपल लेवल पे प्रोजेक्ट को चेक कर रही है ताकि प्रोजेक्ट की कॉस्ट ज्यादा ना बढ़ सके और फिर प्रोजेक्ट को अवार्ड कर रही है। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि भारतमाला से देश को क्या फायदा हुआ है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 तक भारत में नेशनल हाईवे की लेंथ 91,287 किलोमीटर थी, जो 2025 में बढ़ के 1,46,145 किलोमीटर हो गई है। पिछले 10 सालों में नेशनल हाईवे की लेंथ 60% बढ़ी है, वहीं 4 लेन नेशनल हाईवे 2.5 गुना बढ़ा है। भारतमाला के चलते भारत का टोल कलेक्शन बहुत तेजी से बढ़ा है। 2013-14 में भारत का टोल कलेक्शन 4,770 करोड़ रुपए था, वहीं 2024 में टोल कलेक्शन बढ़ के 70,000 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया है। देखो, भारतमाला के थ्रू बीते 10 सालों में भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इंप्रूव और स्ट्रांग हुआ है, पर अभी इसमें बहुत काम बाकी है। जैसे कि भारत में आज भी रोड में गड्ढे देखने को मिलते हैं। भारत जब आज़ाद हुआ था तब देश में 85% फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन रेलवे के थ्रू हुआ करता था और बाकी का 15% ट्रांसपोर्टेशन रोड के थ्रू हुआ करता था। पर भारत सरकार की मिसमैनेजमेंट और इनएफिशिएंसी के चलते रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का शेयर कम होता गया और रोड ट्रांसपोर्टेशन का शेयर बढ़ता गया। आज की बात करें तो भारत में रेलवे के थ्रू फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन 30% हो गया और रोड के थ्रू
ट्रांसपोर्टेशन 60% तक बढ़ गया है। आपको एक बात जान के हैरानी होगी, इंडियन रेलवे के रेवेन्यू में 67% शेयर फ्रेट ट्रेन यानी कि मालगाड़ियों का होता है, पैसेंजर ट्रेन का 26%, सन्ड्री और अदर कोचिंग का 3 से 3.5%। मालगाड़ियों से इतना रेवेन्यू जनरेट होने के बावजूद भारत सरकार ने कई सालों तक मालगाड़ियों के लिए प्रॉपर फ्रेट कॉरिडोर नहीं बनाया था। मालगाड़ियों से जितना रेवेन्यू जनरेट होता था उन्हें पैसेंजर ट्रेन की सब्सिडीज में लगाया जाता था ताकि सरकार को इलेक्शन में लोगों के वोट मिल सके। अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि इंडियन रेलवेज लॉस में जाने लगी और साथ में ट्रेन से माल ढुलाई भी कम होती गई। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने डीएफसी को अनाउंस किया, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। डीएफसी भारत की आजादी के बाद का अब तक का सबसे बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट है। डीएफसी प्रोजेक्ट की शुरुआत 2006 में हुई थी और डीएफसी का पहला कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट 7 साल बाद 2013 में दिया गया था। डीएफसी के डिले होने के पीछे डीएफसी सीआईएल के सीनियर ऑफिशियल ने 2 वजह बताई हैं। एक तो जब 2006 में ये कॉरिडोर पास हुआ था तब उस समय की सरकार ने लैंड एक्विजिशन प्रोसेस बहुत स्लो रखा था, जिसके चलते 2014 तक सिर्फ 88% लैंड ही कॉरिडोर के लिए एक्वायर हो पाया था। दूसरा रीजन सीनियर ऑफिशियल्स ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया है। सीनियर ऑफिशियल्स का कहना है कि 2006 से 2014 तक सिर्फ 4000 करोड़ रुपए इस कॉरिडोर के लिए यूज किए गए थे, जिसके चलते इस कॉरिडोर पे काम बहुत स्लो हो रहा था। पर 2014 के बाद इस कॉरिडोर को बनाने में अब तक 94,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। डीएफसी में अभी 2 कॉरिडोर को बनाया जा रहा है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसकी टोटल लेंथ करीबन 1873 किलोमीटर है। ये कॉरिडोर बन के ऑपरेशनल भी हो गया है। इस कॉरिडोर को पंजाब के लुधियाना से कोलकाता के पास दानकुनी तक बनाया गया है। ये कॉरिडोर भारत के 6 स्टेट के एरिया को कवर कर रहा है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लेंथ 1504 किलोमीटर है। ये कॉरिडोर भारत के 5 स्टेट के एरिया को कवर करेगा। इस कॉरिडोर की मदद से कोई भी सामान दिल्ली से भारत के किसी भी वेस्टर्न कोस्ट के मेजर पोर्ट तक 24 घंटों के अंदर पहुंच जाएगा। मौजूदा समय में रेलवे के थ्रू 2 से 3 दिन लग जाते हैं। ये कॉरिडोर 93% कंप्लीट हो चुका है और 102 किलोमीटर के पेंडिंग पार्ट दिसंबर 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा और उस समय डीएफसी प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी न्यू साउथ वेल्स ने एक स्टडी में बताया है कि डीएफसी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट कर रही है, इंडिया के लॉजिस्टिक कॉस्ट माल ढुलाई को सस्ता कर रही है और साथ में इंडियन रेलवेज का रेवेन्यू बढ़ा रही है। डीएफसी के चलते इंडिया के कमोडिटी प्राइस में 0.5% की गिरावट हुई है। इसके अलावा 2018 से 2023 के बीच डीएफसी के चलते इंडियन रेलवेज का रेवेन्यू 2.94% बढ़ा है। इसके अलावा डीएफसी से इंडिया की जीडीपी को हर साल 16,000 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है। डीएफसी को ज्वेल ऑफ इंडियन रेलवेज कहा जा रहा है। डीएफसी आने वाले समय में इंडियन रेलवेज को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने वाली है। डीएफसी की अचीवमेंट को देख के अब देश में और कॉरिडोर्स को बनाने की बात हो रही है और अब भारत सरकार देश में 3 न्यू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का भी प्लान बना रही है। भारत दुनिया की एक ऐसी जगह पे स्थित है जहां पे इंडियन ओशियन के थ्रू वर्ल्ड का 15 से 16% ट्रेड होता है। भारत का लगभग 95% ट्रेड इंडियन ओशियन के रूट के जरिए से होता है, पर भारत इंडियन ओशियन के रूट को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने सागरमाला परियोजना की शुरुआत की है। सागरमाला परियोजना का पहला प्रस्ताव 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा रखा गया था, पर फिर 1 साल बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई और ये प्रोजेक्ट पोस्टपोन हो गया। फिर भारत के लॉजिस्टिक सेक्टर की परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया के तहत सागरमाला परियोजना की शुरुआत मार्च 2015 को की। सागरमाला प्रोजेक्ट का मेन एम भारत के 7,516 लंबे कोस्ट लाइन और 14,500 किलोमीटर पोटेंशियल वाटरवेज और मेजर इंटरनेशनल सी रूट को डेवलप करना है और साथ में भारत के पोर्ट को मॉडर्नाइज करना और नए पोर्ट को बनाना है, जिससे भारत का लॉजिस्टिक सेक्टर इंप्रूव हो सके। भारत 95% ट्रेड पोर्ट के जरिए से करता है और साल दर साल भारत का ट्रेड बढ़ता जा रहा है, जिससे भारत के पोर्ट पे बोझ भी बढ़ता जा रहा है। तो इसी बोझ को कम करने के लिए भारत सरकार सागरमाला की मदद से देश में नए पोर्ट बनवा रही है और साथ में पुराने पोर्ट को मॉडर्नाइज कर रही है, जिससे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो सके और भारत का ट्रेड बढ़ सके। सागरमाला का मकसद भारत में शिपिंग सेक्टर को भी डेवलप करना है। अब इससे फायदा ये हुआ है कि पिछले 10 साल में कोस्टल शिपिंग में 118% की ग्रोथ हुई है, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट और कार्बन इमिशन कम हुआ है। कोस्टल कनेक्टिविटी इंप्रूव होने से पेरिस से ट्रेवल करने वाले 40 लाख से ज्यादा पैसेंजर को फायदा हुआ है। कार्गो मूवमेंट 700% इंक्रीज हुई है, जिससे रोड और रेल कंजेशन कम हुआ है। वर्ल्ड के टॉप 100 पोर्ट में इंडिया के 9 पोर्ट शामिल हो गए हैं, जिसमें से वाइजैक पोर्ट टॉप 20 कंटेनर पोर्ट में शामिल हुआ है। इसके अलावा इंडियन पोर्ट की एफिशिएंसी बढ़ी है, जहां 2013-14 में भारत के पोर्ट का टर्न अराउंड टाइम
93.59 आवर्स का था, जो अब कम होकर 48.65 आवर्स का हो गया है। पोर्ट टर्न अराउंड टाइम का मतलब यह है कि पोर्ट में जो शिप आती है वो कितने टाइम में सारा माल को अनलोड करती है और नए माल को लोड करती है। जिस देश का पोर्ट टर्न अराउंड टाइम जितना कम होता है उस देश का ट्रेड उतनी तेजी से बढ़ता है। तो पोर्ट टर्न अराउंड टाइम कम होने से पोर्ट की एफिशिएंसी बढ़ती है और साथ में क्वालिटी सर्विस बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। तो पिछले 10 सालों में आप देख सकते हैं कि सागरमाला की मदद से भारत के पोर्ट का टर्न अराउंड टाइम 48% कम हुआ है। भारत सरकार इसे 16 से 18 घंटे और कम करना चाहती है। इसके अलावा भारत के पोर्ट की कार्गो कैपेसिटी भी बढ़ती जा रही है। इंडिया का पहला हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, जिसे लोग आमतौर पे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कहते हैं, इसकी लेंथ 508 किलोमीटर है। स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर है। ऑपरेशनल स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर है। इसमें जापान की शिंकानसेन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। दिसंबर 2027 तक गुजरात का सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा और दिसंबर 2029 तक मुंबई का भी सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मुंबई में टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मुंबई में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कांग्रेस और शिवसेना के अंदर 4 साल के लिए बंद हो गई थी। अब आप लोग जानना चाहोगे कि बुलेट ट्रेन से इंडियन इकोनॉमी को क्या फायदा होगा। तो देखो, अगर इंडिया 15 सालों में 10 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाता है तो 20 लाख करोड़ का खर्चा आएगा, लेकिन इसका इकोनॉमिक बेनिफिट बहुत बड़ा होगा। भारत को 3 गुना 60 लाख करोड़ रुपए का फायदा हो सकता है या उससे ज्यादा का भी हो सकता है। अब आप लोग पूछोगे कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को बनाने में लाखों कंस्ट्रक्शन जॉब्स क्रिएट होंगी। रॉ मटेरियल जैसे कि सीमेंट, स्टील की जरूरत पड़ेगी, जिससे कई कंपनीज को फायदा होगा। इसके अलावा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने से पैसेंजर का टाइम सेव होगा। फास्ट ट्रैवलिंग से कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर होगी, जिससे पैसेंजर के 2 से 3 घंटे आराम से बचेंगे, जो वो प्रोडक्टिव वर्क में यूज होगा, जिससे बिजनेस को फायदा होगा। ज्यादा मीटिंग, ज्यादा डील, ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। इसके साथ साथ जिन एरिया से हाई स्पीड रेल कॉरिडोर गुजरेगा वहां लैंड एंड रियल एस्टेट को फायदा होगा। स्टेशन के आसपास न्यू कॉमर्शियल हब, इंडस्ट्रियल हब खुलेंगे। इसके अलावा टूरिज्म को फायदा होगा क्योंकि ट्रैवलिंग में टाइम कम लगेगा। इसके अलावा फ्लाइट और कार की जगह हाई स्पीड रेल यूज होगी, जिससे फ्यूल इंपोर्ट का बिल कम होगा। कई एक्सपर्ट का मानना है कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से कनेक्टेड सिटीज के बीच प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जिससे जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है। हाई स्पीड रेल से कनेक्टेड सिटीज की जीडीपी ग्रोथ बाकी सिटी से 2.7% हाइयर होती है। ऐसा सेम चाइना और जापान के साथ भी हुआ है। जापान में 1964 में शिनकानसेन लॉन्च हुई थी, जो टोक्यो से ओसाका के बीच चली थी, जिससे टोक्यो और ओसाका की ग्रोथ नेशनल एवरेज से कंसिस्टेंटली ज्यादा रही थी। ऐसा ही सेम चीज चाइना में भी हुआ है। इसीलिए चाइना ने 45,000 किलोमीटर से ज्यादा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बना लिया है। पहले 2 टेन्योर में मोदी गवर्नमेंट ने देश भर में खूब रोड, हाईवे बनाया, पर अब अपने तीसरे टेन्योर में मोदी गवर्नमेंट हाईवे से ज्यादा एक्सप्रेसवे पे फोकस कर रही है। भारत सरकार भी ये बात समझ गई है कि अब देश को क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी ऑफ रोड चाहिए। देखो, आज के समय चाइना की ताकत उसकी मैन्युफैक्चरिंग है। चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है और चाइना मैन्युफैक्चरिंग पावर बना है अपने मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के चलते। भारत के पास पोटेंशियल है, लेबर है, रॉ मटेरियल है, पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। यूएस या किसी यूरोपियन कंट्री की रोड से कंपेयर करें तो भारत अब भी बहुत पीछे है। भारत में आज भी ज्यादातर रोड कच्ची है। बारिश में तो रोड का क्या हाल होता है वो हम सबको पता है। ऐसा लगता है कि रोड में गड्ढे नहीं है, गड्ढों के बीच में सड़क बनाई गई है। रोड क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए और रोड स्पीड को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार देश भर में एक्सप्रेसवे बनाना शुरू कर चुकी है। पहले भारत सरकार आने वाले 10 सालों में 11 लाख करोड़ रुपए, $125 बिलियन के 17,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाएगी। फिर उसके बाद भारत सरकार का मेगा प्लान 2047 तक 50,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाने का है। अभी 17,000 किलोमीटर में 40% एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन मोड में है, जो 2030 तक कंप्लीट हो जाएगा। 2028 से भारत सरकार रिमेनिंग 60% पे काम शुरू करेगी, जो 2033 तक कंप्लीट होगा। अगर 2 साल डिले भी मान ले तो 2035 तक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद भारत सरकार 2047 तक पूरे देश भर में 50,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाएगी। अभी भारत एक्सप्रेसवे के मामले में टॉप 10 देशों में भी नहीं है, पर आने वाले 10 सालों में भारत आराम से टॉप 5 देशों में होगा और 15 से 20 सालों में टॉप 3 देशों में से एक होगा। इंडिया में एशिया का बिगेस्ट एयरपोर्ट शुरू होने वाला है, जिसको बनने में 24 साल लग गए हैं। ये एयरपोर्ट चाइना के बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी बड़ा होने वाला है। इस एयरपोर्ट को बनाने की कॉस्ट 30,000 करोड़ रुपए है, लगभग $3.5 बिलियन। हमारे देश के कई स्टेट का बजट इतना होता है।
ये एयरपोर्ट एशिया का बिगेस्ट एयरपोर्ट के साथ साथ वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट 5000 हेक्टेयर में बनाया जा रहा है, जिसमें 6 रनवे होंगे। ये एयरपोर्ट डेली 1000 से ज़्यादा फ्लाइट को हैंडल करेगा और हर साल 7 करोड़ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पैसेंजर को भी हैंडल कर सकेगा। इस एयरपोर्ट के टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स को टाटा ग्रुप बना रहा है। इस एयरपोर्ट को डिजिटलाइज बनाया जा रहा है, जिसके चलते पैसेंजर्स को टिकट और बोर्डिंग लाइन में लंबा खड़ा नहीं होना पड़ेगा और उनका ट्रैवल हैसल फ्री होगा। इस एयरपोर्ट में कार्गो फैसिलिटी बनाई जा रही है, जहां पे एक टर्मिनल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बेसिकली ट्रेड के लिए डेडिकेटेड होगा, जैसे चाइना के बड़े बड़े एयरपोर्ट में होता है। इस एयरपोर्ट को इंडिया का बिगेस्ट इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल कार्गो हब बनाया जाएगा और इस एयरपोर्ट का नाम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको जेवर एयरपोर्ट भी बोला जाता है, जो यूपी के नोएडा के गांव जेवर में बनाया जा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाले समय में लॉजिस्टिक गेटवे ऑफ नॉर्दर्न इंडिया होने वाला है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यूपी में कई बड़े शहर हैं, कई टूरिज्म और रिलीजियस स्पॉट हैं, उसके बावजूद ये एयरपोर्ट जेवर में क्यों बनाया जा रहा है? तो देखो, इसका पहला कारण दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। पहले नोएडा एयरपोर्ट के प्रपोजल को इसलिए रोक दिया गया था क्योंकि उस समय माना जा रहा था कि नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से ट्रैफिक कम हो जाएगा, जिससे लॉस होगा। पर आज के समय नोएडा एयरपोर्ट इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में ट्रैफिक हद से ज्यादा बढ़ गया है, जिसे संभालना मुश्किल होता जा रहा है। साथ में एयरपोर्ट को एक्सटेंड करने में भी मुश्किलें आ रही हैं। IGI एयरपोर्ट दुनिया का 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। IGI एयरपोर्ट से आए दिन फ्लाइट डिलेज, कंजेशन की कंप्लेंट आपको सोशल मीडिया में देखने को भी मिलती रहती है। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाने के बाद IGI में कंजेशन कम होगा, क्योंकि नोएडा एयरपोर्ट IGI से सिर्फ 72 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा जेवर का लोकेशन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। जेवर दिल्ली, यूपी, हरियाणा के बॉर्डर के पास है, जिसके चलते इन राज्यों के बीच कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप यूपी में एयरपोर्ट देखेंगे तो ज्यादातर आपको सेंटर और ईस्ट में देखने को मिलेगा। यूपी के वेस्ट पार्ट में रहने वाले लोग IGI एयरपोर्ट का यूज करते हैं, तो नोएडा एयरपोर्ट बन जाने से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांडला गोरखपुर LPG पाइपलाइन को बनाने की शुरुआत करी थी। इस पाइपलाइन की लेंथ 2805 किलोमीटर है और ये पाइपलाइन भारत के 3 मेजर स्टेट गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगी। ये पाइपलाइन दुनिया की सबसे लंबी LPG पाइपलाइन होने वाली है। ये पाइपलाइन गुजरात के कांडला से शुरू होते हुए गांधीनगर, अहमदाबाद होते हुए मध्य प्रदेश के उज्जैन, इंदौर, भोपाल से होते हुए उत्तर प्रदेश के कानपुर, लखनऊ, वाराणसी से गोरखपुर तक जाएगी। इस प्रोजेक्ट को बनाने की कॉस्ट 11,000 करोड़ रुपए पड़ी है और इस LPG पाइपलाइन को 3 पार्टीज के साथ ज्वाइंट वेंचर के थ्रू बनाया गया है, जिसमें इंडियन ऑयल का 50%, BPCL का 25% और HPCL का 25% शेयर है। इस पाइपलाइन की टोटल कैपेसिटी एनुअली 8.3 मिलियन टन LPG ट्रांसपोर्ट करने की है, लगभग भारत की 25% LPG डिमांड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत को इस LPG पाइपलाइन की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो देखो, जब से मोदी गवर्नमेंट ने उज्ज्वला स्कीम लॉन्च की है, तब से पिछले कुछ सालों में भारत में LPG कंजप्शन बहुत तेजी से बढ़ी है। लोग पुराने चूल्हे छोड़ के गैस का यूज कर रहे हैं, जिसके चलते पिछले 10 सालों में भारत में LPG कंजप्शन 80% बढ़ी है और भारत का LPG कंजप्शन एनुअली 30 मिलियन टन को क्रॉस कर चुका है और LPG कंज्यूम करने के मामले में भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। नंबर 1 पे चाइना है, सेकंड पे जापान और थर्ड पे साउथ कोरिया है। देखो, भारत में जो LPG कंज्यूम होती है वो 60% इंपोर्ट होती है, जो UAE, सऊदी अरेबिया, कतर और कुवैत यानी कि मिडिल ईस्ट से भारत में आती है और फिर भारत के वेस्ट पोर्ट से दूसरे स्टेट में जाती है। तो भारत सरकार ने गुजरात के कांडला पोर्ट के पास ही पाइपलाइन बना दी है और यही पाइपलाइन भारत के 3 बड़े स्टेट से होकर गुजरेगी। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि इससे इकोनॉमी को क्या फायदा होगा? तो देखो, अभी भारत में LPG को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रोड का यूज किया जाता है। अब आप सबने LPG के बड़े बड़े टैंकर देखे ही होंगे। अब इनको रोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करने से कई बार एक्सीडेंट होते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक लॉस तो होता ही है, साथ में कई लोगों की जान भी जाती है। जयपुर का केस आप लोगों को याद ही होगा, जब LPG टैंकर के एक्सीडेंट से 20 लोगों की डेथ हो गई थी। इसके अलावा रोड के थ्रू LPG ट्रांसपोर्ट करना महंगा पड़ता है, वहीं पाइपलाइन के थ्रू ये खर्चा खत्म हो जाता है। इसके अलावा पाइपलाइन से LPG ट्रांसपोर्ट करना सेफ भी है, इसमें कोई एक्सीडेंट का खतरा भी नहीं रहता है। इसके अलावा LPG को यूज करने से भारत में कोल का यूज कम होगा, जिससे भारत में पॉल्यूशन कम होगा। तो पाइपलाइन बनने से इकोनॉमी के साथ साथ एनवायरनमेंट और ह्यूमन सेफ्टी भी रहने वाली है।
चेनाब ब्रिज जम्मू को कश्मीर से जोड़ने के लिए बनाया गया है। ये ब्रिज एक आर्क ब्रिज है जिसको स्टील और कंक्रीट से बनाया गया है। इस ब्रिज की लेंथ 1.3 किलोमीटर है और इस ब्रिज की हाइट 359 मीटर अबव द रिवर बेड है। मतलब पानी से 359 मीटर ऊपर ये ब्रिज बनाया गया है। इस ब्रिज की कॉस्ट लगभग 1400 करोड़ के आसपास है। ये ब्रिज हिमालयंस एरिया में बनाया गया है, तो क्लाइमेट कंडीशन को देखते हुए इस ब्रिज में ज्यादा से ज्यादा स्टील का यूज हुआ है ताकि ये ब्रिज -20 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में भी टिका रहे, 260 किलोमीटर तक की हवा तक को आराम से झेल सके और 8 मैग्नीट्यूड तक के अर्थक्वेक को आराम से झेल सके। चेनाब ब्रिज को ब्लास्ट प्रूफ भी बनाया गया है। इस ब्रिज में लगभग 24,000 टन स्टील का यूज किया गया है। चेनाब ब्रिज 2003 में अप्रूव्ड हुआ था और फिर उसके बाद कभी इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन होती थी तो कभी नहीं होती थी, पर फिर 2017 में चेनाब ब्रिज की कंस्ट्रक्शन प्रॉपरली शुरू हुई और ये ब्रिज बनके तैयार हो गया है। इस ब्रिज पे वंदे भारत ट्रेन चलना भी शुरू हो गई है जिससे जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो गई है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट, जिसको अटल सेतु भी कहा जाता है, साल 2004 में इस प्रोजेक्ट का प्रपोजल दिया गया था पर सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। फिर 2005 में सेकंड प्रपोजल दिया गया, फिर ये रिजेक्ट हुआ। 2008 में थर्ड प्रपोजल दिया गया, फिर ये रिजेक्ट हुआ। 2012 में फोर्थ अटेम्प्ट किया गया और फाइनली इस पे बात शुरू हुई। 24 दिसंबर 2016 को मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा और 24 अप्रैल 2018 से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक 6 लेन का फ्रीवे ग्रेड रोड ब्रिज है जिसकी लेंथ 22 किलोमीटर है, जिसमें 16.5 किलोमीटर सी ब्रिज है और 5.5 किलोमीटर लैंड ब्रिज है। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 17,800 करोड़ रुपए है। अटल सेतु ब्रिज पे 70,000 से ज्यादा गाड़ियां चल सकेंगी और इसकी मैक्सिमम स्पीड 100 से 120 किलोमीटर पर आवर की होगी। मुंबई से नवी मुंबई का डिस्टेंस सिर्फ 20 मिनट का हो गया है। इस ब्रिज से मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र की इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो देखा जाए इन इंफ्रा प्रोजेक्ट के चलते आने वाले समय में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सुधार आएगा, जिसके चलते बहुत सी फॉरेन कंपनीज जो अभी भारत में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं, वो भारत में इन्वेस्ट करना चालू करेंगी, क्योंकि तब भारत में सब कुछ अवेलेबल होगा, जैसे कि बिग मार्केट, चीप लेबर और साथ में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, और इससे भारत को $10 ट्रिलियन GDP बनने में भी बहुत हेल्प होगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।